नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 24 दिसंबर 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे इंडियन एक्सप्रेस के दो वीडियोस आते हैं। एक वीडियो सुबह 8 बजे के 8 से 8:30 के बीच में और दूसरा वीडियो शाम को 8 से 9 के बीच में। ठीक है, तो सुबह वाले वीडियो में तो हम डिस्कस करते हैं एडिटोरियल कंटेंट और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट ओपिनियन जो व्यू ओपिनियंस आते हैं उनके बारे में, और शाम के टाइम पे बचा हुआ जो इंडियन एक्सप्रेस का पूरा जो कंटेंट है, जैसे कि फ्रंट पेज हो गया, इकोनॉमी पेज हो गया, एक्सप्लेन पेज हो गया, वो भी डिस्कस कर लिया जाता है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट रहेगा 2022 में हम क्या गेन कर सकते हैं। बात यह है कि जो बोया जाता है उसी के आप फसल काटते हो। ठीक है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी को हम किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कुछ सजेशंस हैं, कुछ कंसर्न्स हैं, वो जानेंगे। दूसरा मुद्दा यहाँ पर हम देखेंगे कि अयोध्या में जैसे राम मंदिर का वर्डिक्ट आया, उसके बाद में जो ऑफिशियल्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने वहाँ पर ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी क्योंकि पता है कि भाव बढ़ेंगे अब वहाँ पर ज़मीनों के। तो ये अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन इंडियन एक्सप्रेस ने की, तो उसी से संबंधित आर्टिकल है, तो इसको एथिक्स वाले पेपर से आप कनेक्ट कर पाओगे। देख लेंगे एक बार, फौरी तौर पर ऊपर से नज़र डालेंगे। दूसरा, इम्यूनिटी टॉपअप। देखो, इस आर्टिकल में WHO के द्वारा क्या अभी इंडियन गवर्नमेंट को सजेशन दिया गया है कि कैसे आने वाले टाइम पर ये जो ओमिक्रॉन का जो स्प्रेड बढ़ता चला जा रहा है, तो इसमें कमिंग टाइम में कैसे आप टैकल कर सकते हो। तो बूस्टर डोज की बात की जा रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार नज़र डालेंगे। और एक आर्टिकल जो हम डिटेल में देखेंगे वो रहेगा ये द रोड टू नेपिदा, कि जिस तरीके से म्यांमार में फरवरी 2021 से लेकर अभी तक मिलिट्री का रूल चल रहा है, तो उसको हम कैसे एंगेज कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है इंडिया जैसे कंट्रीज़ के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। और लास्ट में एक ये आर्टिकल भी देखेंगे कि भाई जो इंडिविजुअल्स केवल पास होते हैं उन्हीं को क्यों रिकग्निशन मिले। जो लोग एफर्ट बहुत लगाते हैं पर उनकी वो पास नहीं हो पाते हैं, तो बोलो उन लोगों को डिस्करेज करना बोलो बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि फेल होने वाले लोगों के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, अराउंड 95%, और पास होने वाले लोगों के नंबर्स केवल बहुत कम है, अराउंड 5%। तो 5% को देख करके अगर आप आगे बढ़ते हो तो फिर ये 5% कोई देश को या फिर पूरे सिस्टम को थोड़ा ना चला रहा है। रिमेनिंग 90% का भी कहीं ना कुछ रोल बनता है, तो उनको भी हमें रिकग्निशन देना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पोर्ट्स सेगमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिटेल दी हुई है, जानेंगे इस आर्टिकल को। तो चलिए देखते हैं हमारे पास में जो भी कंटेंट है उसको डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है द रोड टू नेपिदा। ठीक है, ये आर्टिकल लिखा है हर्ष वी पंत ने। देखो, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ये म्यांमार की 2 वीक की विजिट पे गए हुए हैं, और ये देखने के लिए कि वाकई में ग्राउंड पे क्या सिचुएशन प्रिवेल कर रही है और जो एक एंगेजमेंट है म्यांमार के साथ में। क्योंकि देखो, वहाँ पर पिछले 1 दशक की बात की जाए तो आंग सान सू की, वहाँ की जो डेमोक्रेटिक लीडर हैं, उनकी लीडरशिप में डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं फ्लरिश हो रही थी। पर फरवरी 2021 में फिर से मिलिट्री ने कू कर दिया और अब वहाँ पर मिलिट्री रिजीम ही कंटिन्यू कर रहा है। तो ऐसे में जो भी सेगमेंट्स, जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज वहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं, उनकी एक कहते हैं ना कि एक माइन्यूट डिटेल हमारे पास में अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि हम सीधी सी बात है कि म्यांमार हमारा एक इम्पॉर्टेंट नेबरहुड कंट्री है, उसको हम बिल्कुल इग्नोर भी नहीं कर सकते। अब वहाँ पर अगर रिजीम चेंज हो रहा है तो उसको हमें अच्छे से टैकल करना होगा, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर एंगेजमेंट्स को कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब देखो, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो तो म्यांमार पे लगातार एक ही दबाव बना रही हैं कि डेमोक्रेसी का मर्डर आप नहीं कर सकते हो, और उसी प्रिज्म के थ्रू म्यांमार के लिए वो पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं। बट इंडिया ऐसा नहीं कर सकता कि भाई म्यांमार में डेमोक्रेसी का नाम लेते हुए और वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उन चीज़ों को इग्नोर करे या फिर वहाँ के मिलिट्री पर दबाव बनाए। क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है चाइना। क्योंकि अगर इंडिया वहाँ पर मिलिट्री पर दबाव बनाता है कि जी आप डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ हैं उनको अपहेल्ड करो, डेमोक्रेटिक सिस्टम को इंस्टॉल करो, क्योंकि इंडिया बेशक म्यांमार के पड़ोसी देशों में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो इंडिया ये चीज़ कर सकता है और कहीं ना कहीं करता भी है। पर एक तो हो फुल फ्लेजेडली कि हाँ जी करना ही पड़ेगा तभी हम एंगेज करेंगे, तो फिर रिस्क हो जाती है। ठीक है ना, तो ऐसे में इंडिया जो है वो म्यांमार में मिलिट्री का जो अथॉरिटेरियन रिजीम चल रहा है उसको वाकई में पुश बैक करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करे कि मिलिट्री का रिजीम हटे। पर वही चीज़ है कि हमारे जो इंटरेस्ट्स हैं वो म्यांमार में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं लिंक करते हैं।
जैसे कि मिलिट्री का रूल चल रहा है, तो मिलिट्री को भी हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं तो चाइना जो भी खाली जगह मिलेगी ना उसके ऊपर पकड़ बना लेगा। तो देखो बात ऐसी है, फरवरी 2021 में जो अभी इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे म्यांमार में, और उन इलेक्शंस में आंग सान सू की की लीडरशिप में जो नेशनल लीग ऑफ फॉर डेमोक्रेसी, इसने अच्छी खासी जीत रजिस्टर की थी। फिर उसके बाद में पता पड़ा, मिलिट्री को ये लगा कि यहाँ पर तो अब डेमोक्रेसी अगर आ गई तो हमारी कोई रेलेवेंस नहीं रहेगी, तो फिर उस चक्कर में उन्होंने मिलिट्री कू कर दिया और तख्ता पलट कर दिया और अपने हाथ में पूरी सत्ता ले ली। तो ऐसे में पिछले एक दशक में जो म्यांमार डेमोक्रेसी की तरफ चल रहा था वो जस्ट उलट हो गया, वापस से मिलिट्री कंट्री बन चुका है, मिलिट्री रूल वाला। देखो आंग सान सू की को अभी रिसेंटली इसी मंथ की बात है ना, 4 साल की सजा भी दी गई थी। किस चीज़ के लिए? कोर्ट में पूरी मतलब प्रोसीडिंग हुई है, और ये कह के कि कोविड-19 के अगेंस्ट में जो भी नॉर्म्स रिलीज किए हुए हैं मिलिट्री रिजीम ने, बोला उनको वायलेट करवाने के लिए आंग सान सू की ने लोगों को प्रमोट किया। तो ऐसे में उनको 4 साल की सज़ा की बात की, फिर उसके बाद में चलो रिड्यूस करके 2 साल की ही जेल की बात कर दी। तो न्यू दिल्ली ने अपनी तरफ से डीप कंसर्न्स रेज किए हैं कि भाई ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो आप एक तरीके से जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ म्यांमार में हो रही थी डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन चीज़ों को आप सप्रेस कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो देख, और दूसरा ये भी कहा कि आने वाले टाइम पर जिस तरीके से आप प्रोग्रेसिव मैनर में काम करवाना चाहते हो म्यांमार को, तो ये जो कदम है ये ठीक नहीं है। तो इंडिया ने अपनी तरफ से ये बात बिल्कुल क्लियरली कही। अब देखो इंडिया के लिए म्यांमार में, जो कि हमारा बिल्कुल पड़ोसी देश है, वहाँ पर मिलिट्री रूल होने के बावजूद भी एंगेज करने के पीछे कारण क्या है? देखो वहाँ पर अभी देखो, जब से मिलिट्री रूल आ जाता है, जब भी मिलिट्री रूल रहा है, तो मेन जो डी फैक्टो अथॉरिटी, जो आप कह सकते हैं ना कि डी फैक्टो ऑफिस जो होता है जिसके हाथ में सारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो वहाँ की वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वो अलग है ही। अब इनके साथ में एंगेज करना इंडिया के साथ में ज़रूरी, इंडिया का ज़रूरी क्यों हो जाता है इनके साथ एंगेज करना? क्योंकि अभी रिसेंट आपको पता है असम में, ये जो नागालैंड वाले एरिया की, मणिपुर वाले एरिया की बात करें, तो असम राइफल्स के एक कॉन्वॉय पे म्यांमार बॉर्डर से आए हुए इंडिविजुअल्स ने अटैक किया, और जिसकी वजह से वहाँ पर शायद 12-13 समथिंग जवानों की जान चली गई थी। तो इस केस में कि वहाँ पर एक तो पोरस बाउंड्री है हमारी, ठीक है ना, जिसमें आराम से 16 किलोमीटर म्यांमार के लोग 16 किलोमीटर अंदर की तरफ इंडिया की तरफ आ सकते हैं, और इंडिया के लोग म्यांमार की तरफ 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो वो एक पोरस बॉर्डर है। इसका मतलब वहाँ पर अगर चाइना अपनी तरफ से लगातार पकड़ बनाता रहे तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को इनस्टेबल करने में सक्सेसफुल हो सकता है। तो इस केस में एक तरफ तो चाइना के साथ में हमारी टेंशन चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, और चाइना इस तरीके से हमारी नॉर्थ ईस्टर्न वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर लेगा तो हमारे लिए कितनी रिस्क हो जाएगी। तो ये चीज़ हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी अगर बात करें कोविड-19 पेंडेमिक की सिचुएशन में, आज की ये जो पोरस बॉर्डर है हमारी इंडिया और म्यांमार की, जिसमें हमारे और उनके लोग आ जा सकते हैं एक दूसरे की तरफ, तो बोलो उस केस में कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का सामना करना, इकोनॉमी की सिचुएशन बिगड़ती चली जाना, उन चीज़ों को भी हम एक दूसरे के साथ मिलकर के कम्बैट करेंगे तो ही ठीक रहेगा। नहीं तो क्या होगा, म्यांमार ऑलरेडी देखो इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग कंट्री नहीं है, पर फिर भी वहाँ पर अगर क्राइसिस आता है और हम उनको हेल्प नहीं करते हैं, तो उस केस में भी हमारी कहीं ना कहीं म्यांमार के जो रिजीम है उसमें हमारी रेपुटेशन डाउन होती है। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? फिर उस खाली जगह को कौन फुलफिल करेगा? फिर से चाइना। ठीक है, तो इंडिया बेशक एक मेजर डेमोक्रेटिक कंट्री है म्यांमार के साथ में जो बॉर्डर शेयर करते हैं, पर वही चीज़ है कि हमें डेमोक्रेसी की तरफ पुश करने के लिए हम ज़्यादा दबाव भी नहीं बना सकते वहाँ पर, क्योंकि दबाव बनाने से पहले हमें यह भी तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज तो लगातार दबाव बना रहे हैं, इंटरनेशनल प्रेशर म्यांमार पे लगातार आ रहा है कि भाई डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप री इंट्रोड्यूस करो। पर वही बात है, म्यांमार की आर्मी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तो ऐसे में डेमोक्रेसी की तरफ ट्रांजिशन करे या ना करे, फिर भी हमें कहीं ना कहीं एक्टिव एंगेजमेंट्स रखनी पड़ती हैं, जिसका एक मुद्दा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करो, दोनों कंट्रीज़ के बीच में बायलैटरल जो रिलेशंस है उनकी बात करो, या फिर हम मल्टीलैटरल फोरा जैसे कि बिम्स्टेक की बात करो। बिम्स्टेक में म्यांमार भी मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है, तो दोनों की एंगेजमेंट की बात करो, या फिर
दिल्ली का एंगेजमेंट म्यांमार की मिलिट्री के हिसाब से देखा जाए, आर्मी के देखी जाए, तो हमें फोकस मेन किस पे करना चाहिए, हमारे खुद के इंटरेस्ट पे। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हमारे पड़ोसी देश डिस्टर्ब रहते हैं तो उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि अभी रिसेंटली जैसे ये मिलिट्री ने कू किया, वहाँ पर तख्ता पलट किया, तो जो प्रो डेमोक्रेसी या प्रो डेमोक्रेटिक इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए क्या किया, बॉर्डर क्रॉस करते हुए अपने मणिपुरी, मिजोरम या नागालैंड में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के आकर के यहाँ पर रह रहे हैं वो लोग। तो ऐसे में आर्मी जो है वो अगर लगातार वहाँ पर रूल करती है तो भी क्राइसिस है, और आर्मी को हम अगर बिल्कुल मार्जिनलाइज सेपरेट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो चाइना वहाँ पर एंगेज करना शुरू कर देता है। तो देखो सीधी सी बात है, हमें वहाँ पर कैसे भी करके हमारी एंगेजमेंट ज़ीरो नहीं होने देनी चाहिए। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ पर विजिट पे गए हैं। अब देखो बात यह है कि चाइना म्यांमार के थ्रू एग्जैक्टली वही इकोनॉमिक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कर रहा है या डिफेंस इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा है जैसे कि पाकिस्तान के थ्रू कर रहा है। जैसे पाकिस्तान में आपको पता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही म्यांमार में से चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है, जिसके थ्रू वो मेन उन प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर रहा है जिससे कि चाइना की इकोनॉमिक और जो एक डिफेंस इंटरेस्ट है वो प्रॉपरली फुलफिल हो सकें। अब इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, वो तो देखो केवल सैंक्शंस लगाने में लगे हुए हैं, और सैंक्शंस लगाने के चक्कर में उस वैकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है चाइना खुल के। यूएसए तो लगातार ही कोशिशें कर रहा है कि हम तो केवल और केवल दबाव लगाएंगे, थ्रेट कर रहे हैं, मतलब थ्रेटन कर रहे हैं म्यांमार को, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके। ठीक है। दूसरा, म्यांमार की मिलिट्री इन रेटोरिक से डरती नहीं है आजकल कि हाँ भाई कोई बात नहीं है, तुम तुम्हारे हिसाब से चलो। और दूसरी तरफ चाइना है, वो अपने पड़ोसी देशों को अपने खुद के ग्रुप में शामिल करता चला जा रहा है। अच्छा, चाइना के अलावा दूसरे और की प्लेयर्स की बात करें, जैसे जापान, साउथ कोरिया या आसियान कंट्रीज़, इन सभी ने भी म्यांमार की मिलिट्री के साथ में जो जुंटा रूल चल रहा है म्यांमार में, उसके साथ बिल्कुल इंगेज करने में हिचकिचाहट नहीं रखी है। इवन आसियान के जो कमिंग चेयर होंगे कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर, वो भी आने वाले दिनों में म्यांमार की विजिट पे आ रहे हैं। तो आप खुद देखो कि आसियान कंट्रीज ने भी अपनी तरफ से एंगेजमेंट को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया है म्यांमार के साथ में। तो ऐसे में दिल्ली को म्यांमार के साथ में जब कभी भी एंगेज करनी हो तो अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले देखने की ज़रूरत है। ठीक है। अब वहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ का रूल है या डेमोक्रेसी है या नहीं, या मिलिट्री अथॉरिटेरियन रिजीम है या नहीं, हमें सबके साथ एंगेज करना है। बेशक ये चीज़ ध्यान रखें आप कि अब मिलिट्री रिजीम है, वहाँ पर मिलिट्री अथॉरिटेरियन रिजीम चल रहा है, पर फिर भी जो डेमोक्रेटिक इंडिविजुअल्स या फिर जो पॉलिटिकल इंडिविजुअल जिनको कि पॉलिटिकल प्रिजन दिया हुआ है, जेल में रखा हुआ है, उनसे भी हमारे फॉरेन अफेयर ये जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं ये जाकर के मिलके आएंगे। ठीक है। तो ऐसे में देखो, रीजनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या हमारे नेबरहुड डिमांड के हिसाब से देखें तो हमें बहुत ज़्यादा सूक्ष्म पोजीशन रखने की ज़रूरत है, या फिर कह सकते हैं कि बिल्कुल रेडी, हर एक चीज़ के लिए रेडी रहने की सिचुएशन की ज़रूरत है। क्योंकि सीधी सी बात है, हमारे आसपास का मतलब साउथ एशिया वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में से एक है वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो। अब साउथ एशिया के साथ में ये कनेक्टेड है म्यांमार हमारे, वैसे तो कंसिडर नहीं होता है, ये साउथ ईस्ट एशिया में हो जाता है, पर है तो बिल्कुल कनेक्टेड हमारी बॉर्डर से। तो इस केस में हमें प्रैग्मेटिज्म पे ध्यान देना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच पे ध्यान देना चाहिए कि हमें कहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। इस चीज़ के लिए हम एक बार मैप देखते हैं। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ऊपर ही ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद में नागालैंड आ जाता है, फिर ये मणिपुर और ये मिज़ोरम। ठीक है। ये चारों स्टेट्स हैं जो कि म्यांमार के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है। तो थोड़ा आप ध्यान से देख लें इसको, और इधर से आप देख ही सकते हो चाइना ही चाइना है, कितनी बड़ी बॉर्डर शेयर करता है चाइना है। ठीक है ना, थोड़ा ये ध्यान से देखें आप। ये मांडले चिन स्टेट, ये हो गया मोरे, यहाँ पर मोरे तेमू इस वाले एरिया में वो अभी असम राइफल्स के कॉन्वॉय पे अटैक हुआ था, वो इसी एरिया में हुआ था। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल है 2022 रीप व्हाट यू सो। इस आर्टिकल को देखो प्रांजुल भंडारी जी के द्वारा लिखा हुआ है ये आर्टिकल। तो देखो बात ऐसी है कि 2022 स्टार्ट होने वाला है, पर फिर भी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई है। तो ऐसे में हमें कुछ क्लैरिटी लाने के लिए कुछ ऐसे चीज़ों को, या फिर जो कहते हैं ना कि बेसिक चीज़ों को हमें रिकॉल करने की ज़रूरत है,
जिससे कि आने वाले टाइम पर हम स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंश्योर कर सकें इकोनॉमिकली। तो इसमें देखो फर्स्ट सबसे पहली चीज़ कौन सा कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, दैट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी। देखो इकोनॉमी में डिसरप्शंस तो बहुत हैं, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब से सेकंड वेव आई है ना, उसके बाद में जिस तरीके से इकोनॉमी एक तरीके से रिकवरी के फेज में थी, यो मानो दिसंबर 2020 के आसपास में, फिर उसके बाद में एकदम से फिर से ब्रेक लगे, तब से लेकर अभी तक गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है कि कैसे भी करके हम इस जीडीपी ग्रोथ रेट को प्री पैंडेमिक लेवल तक ले जा सकें। पर मुद्दा ये है कि प्री पैंडेमिक लेवल तक ही पहुंच पाई है हमारी इकोनॉमी। इसका मतलब ये हो गया कि 2020 जनवरी से लेकर अभी तक, यह आ गया 2021 दिसंबर, बोला तब तक हमारे यहाँ पर इकोनॉमी में कोई ग्रोथ रेट राइज नहीं हुई है, वो कि वो ग्रोथ रेट चल रही है। इसका मतलब पिछले कि 20 का पूरा साल, 21 का पूरा साल, 2 साल तो ये जीडीपी के ये पेंडेमिक जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म कर चुका है। अब बात ये है कि अभी भी क्या हमारे यहाँ पर कुछ ढंग का कोई सिल्वर लाइनिंग दिख रही है? तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है, दैट इज़ रिलेटेड टू इनकम इनइक्वालिटी। कैसे कि बोले जीडीपी में ग्रोथ रेट है वो तो हम प्री पैंडेमिक लेवल तक अचीव कर चुके हैं, उससे आगे तो नहीं बढ़े पर उस लेवल तक तो पहुंच गए हैं, पर इनकम इनइक्वालिटी बहुत हो गई। कैसे? इसका एग्जांपल यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो रिच लोग हैं उन लोगों का खर्च करने का जो लेवल है वो तो देखो बढ़ चुका है। इवन आप देखो कि वो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो खुद खरीदते थे, है ना, जो इंपोर्ट करके, उनमें राइज देखा गया 37% का। जबकि दूसरी तरफ आप देखो कि वो इंडिविजुअल्स जो कि आप कह सकते हो कि रिच कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनकी जो इनकम लेवल है वो डिक्लाइन कर गई, और अभी तक भी जो प्री पैंडेमिक लेवल है, प्री पैंडेमिक लेवल था, उस लेवल तक भी उनकी डिमांड नहीं राइज हो पा रही है। मतलब क्या हो गया कि पैसे वाला और पैसे वाला हो गया, गरीब और गरीब हो गया। तो बोले इस वजह से कहीं ना कहीं एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो आना चाहिए था वो नहीं आया। अब ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप कहीं पर कुछ लोगों को कोई फ़ायदा दो, और उन लोगों के फ़ायदे को जब धीरे धीरे टाइम बीतता है तो दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, और फिर उसके बाद में ये फ़ायदा आगे से आगे चलता चला जाता है और एक वर्चुअस साइकिल चल पाती है। तो इसमें क्या है कि जी इकोनॉमी तो राइज हो रही है नो डाउट, पर इकोनॉमी राइज होने के साथ साथ में जो एक इक्वेलिटी, जो डाउन जो एक कह सकते हैं ना, हमारी इकोनॉमी का पिरामिड कुछ ऐसा है जिसमें रिच लोगों की संख्या तो कम है और गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो गरीबों को फ़ायदा या गरीबों का जो लेवल है वो अभी तक भी इम्प्रूव नहीं हो पा रहा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट अभी तक भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में देखो हो सकता है आने वाले टाइम पे चेंजेस हों, ऐसा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एक तो वैक्सीन रेट है वो अच्छी है, वैक्सीनेशन अच्छी खासी स्पीड से हो रहा है। इसके अलावा ट्रैवल, ईटिंग आउट, ये जो सर्विसेज की जो डिमांड है वो भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके आगे जो सर्विस की डिमांड, सर्विस जो है वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग को आउटपेस कर चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग के मतलब जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में उसको ऑलरेडी पीछे कर चुकी है सर्विस फिर से। तो ऐसे में देखो कि जितनी भी सर्विसेज है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो हमारे लिए तो क्या है कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस सर्विसेज, फॉर एग्जांपल जैसे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करो, आईटी इंडस्ट्री की बात करो, ट्रैवल टूरिज्म की बात करो, तो देखो बात ऐसी है कि जब तक ये सारा जो भी इकोनॉमिक इनकम या इकोनॉमिक लेवल राइज होता है, और वो इकोनॉमिक लेवल राइज हुआ, पिरामिड के बॉटम पर रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनका फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, उनको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा गरीब, या फिर जो बड़ी फर्म्स हैं उनके कंपैरिजन में छोटी फर्म्स को भी कुछ मिले, हाँ कुछ ग्रोथ रजिस्टर करे, तब जा करके कुछ ढंग का काम हो पाएगा 2022 में। अब देखो रियल एस्टेट की बात करें तो वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन लेवल जो फ्लैट्स का बनना और ये है, ये धीरे धीरे पिकअप कर रहा है। इसके अलावा अब देखो कि बहुत महीनों तक घरों में बंद रहे थे लोग, वो भी अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। डिमांड है वो अभी भी कहीं ना कहीं पेंटअप है, दैट मीन्स फंसी पड़ी है, कहीं ना कहीं रुकी हुई है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे लेबर मटेरियल इनके ऊपर खर्चा बढ़ेगा तो थोड़ा सा स्कोप है कि हाँ ट्रिकल डाउन इफेक्ट दिखे कि हाँ जी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है या ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ जहाँ पर सरकार पैसा खर्च करे, और उस सरकार के पैसे खर्च करने के बाद में दूसरे जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर भी उसका फ़ायदा होने को दिखे, तो उसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट बोल देंगे। पर वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, ओमिक्रॉन वायरस का स्प्रेड। अब देखने वाली बात है कि ओमिक्रॉन वायरस को टैकल करने के लिए सरकार क्या कदम लेती है। अब सीधी सी बात है, वो वक्त तो जा चुका है कि लॉकडाउन लगाया जाए, स्ट्रिंजेंट, हाँ रेगुलेशंस रखनी जरूरी है नो डाउट,
बट लॉकडाउन एक सॉल्यूशन है ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अभी वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं और वैक्सीन्स ने वाकई में अपनी एफिकेसी और अपनी क्वालिटी भी शो की है। तो इस केस में ओमिक्रॉन जो है वो कहीं ना कहीं पेंटअप कर सकता है और ज़्यादा सर्विस डिमांड्स को। अब देखने वाली बात है आगे क्या होता है, अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, बाकी ये चीज़ आ रही है, अभी कल की न्यूज़ थी कि ओमिक्रॉन के केसेस तो बहुत बढ़ रहे हैं नो डाउट, बट जो फर्टिलिटी रेट है वो अभी भी डेल्टा वेरिएंट की ही ज़्यादा आ रही है। ओके, तो ये देखने वाली बात है आने वाले क्वार्टर्स में क्या होगा। इसके अलावा अगर देखें तो जो डिमांड है वो धीरे धीरे अभी राइज होने का स्कोप है। ओमिक्रॉन अगर डिले करता है तो उसका भी बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा इकोनॉमी को। इसके अलावा जो कंपनीज की बात करें तो बड़ी कंपनियों को तो देखो अपनी ग्रोथ फिर से मतलब जो री रजिस्टर करने में प्रॉब्लम आ नहीं रही है। प्रॉब्लम अगर आ रही है तो स्मॉल एंड इनफॉर्मल फर्म्स को ज़्यादा आ रही है, जबकि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर जितनी लेबर फोर्स है उसका 80% कॉन्ट्रीब्यूशन तो किस में जाता है, इनफॉर्मल सेक्टर में, जहाँ पर एक इंडिविजुअल स्ट्रीट वेंडर की तरह काम करता है या कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम कर रहा है। तो ऐसे में इनफॉर्मल सेक्टर को जितना हिट किया है ना इस पर्टिकुलर पेंडेमिक ने, मैं कल परसों वैसे तो एक पॉलिटिशियन के पास ही बैठे थे बेसिकली, ठीक है, तो उनका कहना क्या था, बेशक वो खुद बीजेपी से एसोसिएटेड है, तो ऐसे ही बातचीत हो रही थी तो पूछा मैंने अंकल कैसे क्या इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है, तो उनका कहना था, बोला पहले तो डिमोनेटाइजेशन, फिर उसके बाद में आ गया आपका ये क्या बोलते हैं जीएसटी, और तीसरा ये कोरोना। बोला तीनों ने मिलकर के ज़बरदस्त बैंड बजाई है, बर्बाद कर दिया। तो ये तो बड़े लोगों का खेल है, जबकि हमारे जैसे जो मिडिल क्लास के हैं या जो लोअर क्लास के हैं, पुअर कैटेगरी में जो लोग आते हैं, उनकी परिस्थिति हम समझ सकते हैं क्या हाल हो रहा है, रोटियां तक नहीं मिल रही है। तो ऐसे में देखो सिचुएशन जो है वो अनसर्टेन तो है। इसके अलावा ग्लोबली अगर देखिए तो इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है, इसके पीछे हमें पता ही है क्योंकि सेंट्रल बैंक्स ने अकोमोडेटिव स्टांस कंटिन्यू रखा, जिसकी वजह से लोगों के हाथों में पैसा रहा। अब सीधी सी बात है, लोगों के हाथों में पैसा रहेगा तो लोग तो पैसा खर्च करेंगे, पैसा खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा नहीं हुई तो वहाँ पर महंगाई बढ़ने का स्कोप पूरा हो जाता है। तो सीधी सी बात क्या है कि बड़ी फर्म्स को तो ज़्यादा नुकसान हो नहीं रहा है, क्योंकि वो तो क्या करती हैं कि मान लो कि हाँ इनपुट कॉस्ट अगर राइज हो गई, कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो भी कॉस्टिंग आ रही है, ठीक है, तो वो तो क्या करती हैं कि इतना बड़ा उनके पास में प्रोडक्शन होता है कि एक एक प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्राइस राइज भी करे तो वो कॉस्टिंग निकाल लेती हैं। जबकि एक छोटी फर्म है जिसका प्रोडक्शन वॉल्यूम बहुत ही कम है, अब उनको तो वो कॉस्टिंग लग रही है ना, इनपुट कॉस्ट तो राइज हो गया, अब वो अगर अपने प्रोडक्ट पे प्राइस राइज करेंगी तो वो इतना मतलब मामूली प्राइस राइज करने पे तो वो नुकसान में रहेंगी, और ज़्यादा प्राइस राइज कर दिया तो उनका प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएगा। तो बोले ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी एक चिंता का कारण है जो स्मॉल फर्म्स हैं उनके लिए। ये जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं इनके बारे में हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं बात कि पेंडेमिक पीरियड में लगभग पूरी की पूरी इनकम जो थी वो एकदम ख़त्म हो गई पेंडेमिक पीरियड के टाइम पे इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने के लिए। तो बात ऐसी है कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा तो वो खर्च कैसे करेंगे। अब खर्च कराने के लिए उनको रोज़गार देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब रोज़गार देने से इम्पोर्टेंट चीज़ क्या जाती है कि भाई कहाँ पर कौन रोज़गार क्रिएट करे। प्राइवेट सेक्टर में तो वैसे ही वो लोग इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो केवल प्रॉफिट अर्न करने की काम करेगा। अब प्रॉफिट अर्न करने के लिए अभी मार्केट में कुछ है नहीं, तो ऐसे में रोल बच जाता है केवल और केवल सरकार का। इसके अलावा अगर देखें तो सारी चीज़ें नेगेटिव ही नेगेटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। जैसे कि दो नए ग्रोथ ड्राइवर्स की अगर बात करें, एक तो देखो हाई स्किल एक्सपोर्ट हुआ है, हाई स्किल बेस्ड जो भी सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ऑटो की बात करो, ऑटो सेक्टर की, या फिर फार्मास्यूटिकल्स, मोबाइल फ़ोन्स, या फिर स्पेसिफिक मशीनरी, बोलो इनकी डिमांड ग्लोबल मार्केट में अच्छी खासी रही है और इंडिया से एक्सपोर्ट भी हुआ है। बट सवाल ये है कि ये जो हाई स्किल एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो भी हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनका एक्सपोर्ट हुआ है, तो बोलो वो तो नंबर्स में बहुत ही कम है और जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन इसका इतना ज़्यादा नहीं है। तो एक तो सिल्वर लाइन यहाँ पर ये बताई जा रही है। इसके अलावा अगर देखें दूसरी तरफ कि लो स्किल गुड्स जो कि इंडिया ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात करें तो वो 1.8% ऑफ जीडीपी पे ही स्टेगनेंट है, फंसा पड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर कम स्किल के बेसिस पे प्रोडक्शन होता है जिन भी गुड्स का, उनका एक्सपोर्ट अभी भी फंसा पड़ा है, जबकि हाई स्किल एक्सपोर्ट है वो राइज हुआ है।
दूसरी तरफ अगर देखें जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप्स में आप देखो कितनी यूनिकॉर्न कंपनीज बन चुकी हैं, कितना बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो इसमें अभी फाइनेंशियल इनफ्लो की बात करें, जितना हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आता है, जिसमें एफडीआई की पर्टिकुलर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा आ रहा है। जैसे कि कोई टाइम था जब टोटल एफडीआई का केवल 20% ही आता था इन्वेस्टमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, अब वो 50% तक राइज हो गया है। पर सवाल ये है कि इसमें नई जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होगा, पर मुद्दा वही आ जाता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में, आईटी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कितना है? केवल 1%। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो इन्वेस्टमेंट आ भी रहा है ना टोटल एफडीआई के बेसिस पे, इसका इतना इफेक्ट नहीं आ रहा है इकोनॉमी पे जितना आना चाहिए। एग्जैक्टली वही चीज़ कि हाई स्किल किसके पास होगी? सीधी सी बात है, जो हैव्स हैं, कार्ल मार्क्स की बात करें तो हैव्स हैं। अब हैव नॉट्स जिनके पास में स्किल बहुत कम है, वो लेबर की तरह काम कर रहे हैं, उनके पास में इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है जितना कि हाई स्किल इंडिविजुअल्स को मिल रहा है। तो ऐसे में देखो कि रैपिड ग्रोथ की अगर हम बात करें तो उसके लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि सरकार जो है वो अभी बैकफुट पे ना जाए। जिस तरीके से अभी सेकेंड वेव ने शॉक दिया था, उसके बाद में गवर्नमेंट ने जिस तरीके से अपनी पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड की है, उन पॉलिसी सपोर्ट्स को कंटिन्यू करना है और जो भी कमिटमेंट लिए हुए हैं सरकार के, उन कमिटमेंट्स को कंप्लीट करना ज़रूरी है। और इसके लिए राइटर ये बोल रही है कि कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी चल रहे हैं ना, जैसे नरेगा जैसी स्कीम्स हैं, उनको आप और ज़्यादा फंडिंग अलोकेट करो। वल्नरेबल्स जो हैं, कौन वल्नरेबल्स? इकोनॉमी की बात आए तो बॉटम में जो लोग हैं उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा पॉलिसी रिफॉर्म्स जो ऑलरेडी किए जा चुके हैं, फॉर एग्जांपल फिस्कल सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? एसेट मोनेटाइजेशन, जिसमें से गवर्नमेंट ने अपने जितने भी एसेट्स हैं उनमें से कुछ एसेट्स को छांटा, सेग्रीगेट किया, सॉर्टिंग की और उसमें से पैसा प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कराए। तो इससे क्या हो गया? पैसा आ गया सरकार के पास में। दूसरा, फाइनेंशियल सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से रिफॉर्म्स किए, जैसे कि बेड बैंक को स्टैब्लिश करना एनपीएस को टैकल करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग में जो रिफॉर्म्स किए हैं, जैसे कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है, जिसमें आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात करो, इनके प्रोडक्शन की बात करो, जो कि आने वाले टाइम पर लगभग $250 बिलियन का मार्केट होने वाला है। तो उस केस में सेमीकंडक्टर चिप्स को प्रोड्यूस करना, पूरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करना, उसमें भी सरकार पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि भाई नए रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास में रिफॉर्म्स हैं उन्हीं को हम अगर कंटिन्यू करेंगे तो भी बहुत हद तक हमारी इकोनॉमी ट्रैक पे आ जाएगी। इसके आगे राइटर ये बताना चाह रही हैं कि पावर सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर दोनों बहुत बुरी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, इसमें डाउट नहीं है। पावर सेक्टर में डिस्कॉम्स के ऊपर कितना कर्जा है, टेलीकॉम सेक्टर में देखो तो जब से रिलायंस जियो आया तब से लेकर अभी तक कितनी सिचुएशन बिगड़ती चली गई है। और केवल अब तीन प्लेयर्स रह गए हैं, जिनमें वोडाफोन और आइडिया के जो जॉइंट वेंचर को हम वी बोल रहे हैं, उसके तो सीईओ ने ही अब, या चेयरमैन है, उन्होंने, कुमार मंगलम बिरला ने यहाँ तक कह दिया कि जी मेरी कंपनी को तो आप टेक ओवर कर लो, सरकार के पास लेटर आया कि आप टेक ओवर कर लो, मेरे तो बस की बात नहीं है, कैसे मैनेज करूं। तो ऐसे में इन सेक्टर्स पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में भी बहुत जॉब्स हैं, बहुत लोगों की लाइवलीहुड उसी पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे में कैपिटल एक्सपेंडिचर की साइकिल को हम बढ़ाना चाहें, जिससे कि मार्केट में पैसा घूमे, तो उसके लिए सरकार को पहले काम करना होगा और फिर कॉर्पोरेट हाउसेज ऑटोमेटिकली कोलैबोरेट करना शुरू करेंगे। तो इसके लिए देखो 4 चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नंबर 1, जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, प्राइवेट सेक्टर, उनकी बैलेंस शीट को ठीक किया जाए। दूसरी, इकोनॉमिकली देखा जाए तो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है कि पॉलिसी सर्टेनिटी आनी चाहिए। चौथी चीज़ है कि डोमेस्टिक ग्रोथ है उसमें क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। तो राइटर यहाँ पर बोलना चाह रही हैं कि फर्स्ट 2 चीज़ों की बात करें, कौन सी? एक तो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट और दूसरा वर्ल्ड ग्रोथ। तो ये तो देखो पॉजिटिव है, इसमें तो डाउट नहीं है। बट दूसरी तरफ देखा जाए तो ये 2 बचे हुए पोर्शन है जो कि हमारे डोमेस्टिक है, लोकल है, इन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इनको नर्चर, इनको फुलफिल करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में देखो सेंट्रल बैंक के सामने तो पहले से ही चैलेंज है,
इन्फ्लेशन का, क्योंकि आपको पता है महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, कोर इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है, ग्लोबल इन्फ्लेशन तो अब जाके हाई इंक्रीज हुई है, हमारे तो ग्लोबल इन्फ्लेशन से पहले ही महंगाई पहले ही बढ़ चुकी थी। तो ऐसे में मॉनेटरी पॉलिसी को तो देखो पहले से ही कानून के तहत बोला हुआ है कि जी मतलब सरकार के द्वारा टारगेट दिया हुआ है कि जी आपको तो 4+-2 से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देना है कैसे भी करके इन्फ्लेशन को। तो ये अपने आप में मुश्किलें होगी, टाइटर रोप है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। पर सीधी सी बात है, आने वाले टाइम पर अगर हमें वाकई में ग्रोथ अगर पॉजिटिव और अच्छी रजिस्टर करनी है ना, तो डिमांड जो फंसी पड़ी है उसको फ्यूल करने की ज़रूरत है, चाहे फिर वो गुड्स में देखो, चाहे सर्विस में देखो, चाहे हाउसिंग में देखो, ठीक है ना। तो देखो बात ऐसी है, आने वाले टाइम पे करने की क्या ज़रूरत है, जो काम चल रहा है उसी को कंटिन्यू करो, रोकने की ज़रूरत है नहीं, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, बस पॉलिसी एकदम क्लियर होनी चाहिए, पॉलिसी में कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, और जो आपने बातें की है ना उन बातों को कंप्लीट कर दो। यू हैव टू वॉक द टॉक, ठीक है। तो ये है मेन मुद्दा, आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट है फाइंड द प्लॉट। देखो अयोध्या का जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का 2019 में राम मंदिर बनने का, तब से लेकर अब तक ये आपको पता ही है कि एक प्राइम लोकेशन बन गई, तो ऐसे में ये अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन हो गया इन्वेस्टमेंट का। इस चीज़ को लेकर के जब पता किया गया कि वाकई में वहाँ पर ज़मीनों के भाव क्या चल रहे हैं और किस किस का इन्वेस्टमेंट हो गया, तो पता पड़ा कि वहाँ पर जो डिविजनल कमिश्नर हैं, उनके रिश्तेदार हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, उन लोगों ने जल्दी से ज़मीनें खरीद ली वहाँ पर कि भाई अब भाव वहाँ पर बढ़ रहे हैं, अभी खरीद लो, या तो वहाँ पर कोई रेस्टोरेंट होटल कुछ खोल करके वो छोड़ देंगे, या फिर उन ज़मीनों को बेच करके और अच्छा खासा मुनाफा कमा लेंगे। तो ये तो चीज़ कहीं ना कहीं जो उनके लिए जो कहते हैं ना कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका अगेंस्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई आप इस तरीके से एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हुए भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ जब हाईलाइट हुई, तब जाकर के यूपी गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन की बात कही है कि हम इस चीज़ के लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और ये इंडियन एक्सप्रेस की सर्वे बताई जा रही है कि हमने ये चीज़ हाईलाइट की थी, कल परसों आई भी थी ये न्यूज़ में, ठीक है ना। तो प्रॉपर प्रॉबिंग होगी तो पता पड़ेगा कि वाकई में वहां पर क्या एक्टिविटीज कंडक्ट हुई है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी तो क्या कहती है कि जिन जमीनों को इन ऑफिशियल्स के द्वारा परचेज किया गया था वो दलित रेजिडेंट्स की हुआ करती थी। अब दलित रेजिडेंट्स के हाथ से ये जमीन कैसे निकली, उसका भी एक बड़ा अच्छा तरीका है। वो क्या कि राम मंदिर बनाने के लिए जो महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट वहां पे जो काम कर रहा है, उस विद्यापीठ ट्रस्ट में कुछ दलित इंडिविजुअल्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। अब उन दलित पार्टिसिपेंट्स ने अपने रिश्तेदारों को कन्विंस किया कि आप जमीनें बेच दो और खाली कर दो, जबकि नॉर्म ये है कि वो दलितों की जो ज़मीन है वो 1992 से उन्हीं के लिए दी हुई है और वो खाली नहीं करेंगे, ऐसा कुछ उनके साथ में इनको एक अप्रूवल दिया हुआ है। जबकि वो दलित विलेजर्स का पार्टिसिपेशन इस ट्रस्ट में होना और इस ट्रस्ट का फिर उन ज़मीनों का टेक ओवर करना और फिर इस ट्रस्ट का उन ज़मीनों का इन ऑफिशियल्स को बेच देना, ये है पूरा का पूरा एक सीक्वेंस इस पूरे इशू का। तो अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट मैनर में इन्वेस्टिगेशन हो, कि जिस तरीके से एक तो दलितों का अधिकार, वो वैसे ही सोसाइटी में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हैं, दूसरा उनका एक ज़मीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट, उसको आप टेक ओवर कर लोगे तो और ज़्यादा वीक कर दोगे, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो भी कुछ हो रहा है, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके लिए कमेटी तो कॉन्स्टिट्यूट कर दी, पर उस कमेटी को भी अनबायस्ड मैनर में काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पर देखो ज़मीन जो है ना, बड़ी एसिमेट्रिकल मैनर में इसकी बातें चलती है। अब आप देखो कहीं पर भी ज़मीन के भाव, आप गए, जाने के बाद में आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि ज़मीनों के भाव क्या चल रहे हैं, और जिस तरीके से आपका देखा हाव भाव देख करके और वहाँ पर ज़मीन के भाव बोल दिए जाएंगे आपसे कि हाँ जी 20,000 रुपये स्क्वायर यार्ड है या फिर 50,000 रुपये स्क्वायर यार्ड है। अब उसके ऊपर आपको कहाँ से क्या इन्वेस्टिगेट करोगे कि वाकई में वहाँ पर भाव क्या चल रहा है? वो तो बस केवल और केवल माहौल पे डिपेंड करता है कि जी हाँ एक ज़मीन का टुकड़ा है, तीन चार मांगने वाले आ गए, हमें ज़मीन चाहिए, हमें ज़मीन चाहिए, तो वो जो बेचने वाला ब्रोकर है वो क्या करेगा, उसकी प्राइस राइज करता चला जाएगा और अल्टीमेटली जो बायर है उसको नुकसान हो जाएगा। तो देखने वाली एक तो क्या होती है कि इसमें ज़मीनों में बहुत ज़्यादा घपले होते हैं, और जब से ये रेरा एक्ट आया ना, ठीक है ना, तब से तो फिर भी थोड़ा बहुत रेगुलेशन हुई है, नहीं हाल थे खराब और भी ज़्यादा। तो देखने वाली बात यह है कि स्ट्रिंजेंट डिस्क्लोजर होना चाहिए, ये क्या हुआ है,
कौन ज़मीन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है। तो ऑफिशियल्स के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जितने भी हैं, उनके ऊपर ये चीज़ तो अप्लाई होनी चाहिए कि उनके पास में कितने एसेट हैं, कब खरीदे, क्या उनके पास में परिस्थिति है जिसके बेसिस पे उन्होंने ये परचेजिंग की है। तो एक रेगुलेटरी आर्किटेक्चर भी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मैनर में इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए कि भाई लैंड एक्विजिशन हो कैसे रहा है, कौन कर रहा है। ठीक है ना। तो ये मुद्दा था अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। फिर देखो इम्यूनिटी टॉपअप, इसमें देखो आर्टिकल में बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट लगातार बढ़ रहा है, तो डब्ल्यूएचओ ने अपनी तरफ से इंडिया को हिदायत दे दी है कि भाई आप जो भी हाई रिस्क ग्रुप हैं पॉपुलेशन के, उनको आप बूस्टर डोज दो, प्रायोरिटी डिसाइड करो और उनको बूस्टर डोज दो। ठीक है। तो इसके लिए देखो डब्ल्यूएचओ की तरफ से एक स्ट्रेटेजी एडवाइजरी ग्रुप काम करता है, उन्होंने सेज, ठीक है, स्ट्रेटेजी एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इम्यूनाइजेशन, उन्होंने कह दिया कि इम्यूनिटी थोड़ी डिक्लाइन हो रही है, तो ऐसे में आपको इम्यूनिटी बूस्टर देने की ज़रूरत है। अब देखो हमारे यहाँ पर जो NTGI है वो काम करता है, जिसका नाम है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो इनको ये बात कह दी कि भाई आप ये काम करो। अब हमारे यहाँ पर डाउट जो आ रहा है वो ये कि कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का वैक्सीन है ना, वो सबसे ज़्यादा एडमिनिस्टर किया गया है फर्स्ट और सेकेंड डोज में। तो सवाल यह है कि फिर से कोविशील्ड का ही बूस्टर दिया जाए या कोई दूसरे वेरिएंट का। तो ऐसे में हमने एक न्यूज़ भी डिस्कस की थी, तो उसमें यह बताया गया था कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ही एक और वैक्सीन डेवलप किया जा रहा है, दैट इज कोवावैक्स, और इसको देखो इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया भी जा चुका है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो इस तरीके से कोवावैक्स एक और कैंडिडेट है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही तैयार कर रहा है। तो ऐसे में ये वैक्सीन जाएगा या कोविशील्ड जाएगा, ये अब साइंटिफिक कम्युनिटी डिसाइड करेगी। ठीक है। और बात है कि देखो केवल लॉकडाउन लगा करके हम कोविड को टैकल करें ऐसा तो अब है नहीं, क्योंकि वो टाइम जा चुका है जब हमारे पास में कोई हथियार ही नहीं था बचने का। अब हमें बहुत सोच समझ करके और एकदम क्लैरिटी के साथ में, स्पीड के साथ में काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। नहीं तो ये वैक्सीन बूस्टर डोज नहीं दिया तो फिर वही सेकेंड वेव जैसा हाल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट आर्टिकल है दे टू आर चैंपियन। इसमें देखो पुल्ला गोपीचंद, इनके द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। इनका ये कहना है कि बैडमिंटन के अगर पिछले एक दशक की बात करें तो इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स निकले हैं, जैसे साइना नेहवाल, PV सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत। इनके कहीं ना कहीं नाम आते रहे, कोई ना कहीं इन्होंने कोई सिल्वर मेडल, कहीं गोल्ड मेडल, इनके नाम आते रहते हैं। तो सवाल ये है कि बैडमिंटन में क्या इतने ही लोग हैं जिन लोगों का हम नाम जानते हैं, या फिर कितने लोगों की जिंदगियां दांव पे लगी है, तब जाकर के ये 2-3 लोग निकल के आते हैं बाहर। तो इसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। बोला बैडमिंटन ही नहीं, किसी भी स्पोर्ट्स में देख लो कि जहाँ जहाँ पर भी 2-4 आदमी हाईलाइटेड रहते हैं, उनके अलावा बाकियों पर कोई फोकस ही नहीं किया जाता। 2-4 आदमियों को सक्सेसफुल बोल दिया जाता है, मतलब 100 में से 5 जने, केवल 5% लोग हैं उनको तो सक्सेस मिलती है, बाकी 95% को हम फेलियर बोल करके, और उनको कोई रिकग्निशन ना कोई सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है। तो इसकी वजह से आप देखो कि हमारे यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका अगर 100% हम काउंटिंग देखें तो उसका 95% को तो हम डिस्कार्ड करके चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत साबित हो जाता है। क्योंकि स्पोर्ट्स में जो लोग अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देते हैं, उन लोगों को अगर मेडल नहीं मिला तो क्या उनकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं रही, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि सब लोग एक जैसे हैं, किसी को प्लस में कुछ फैसिलिटीज़ मिल गई तो वो आगे बढ़ गए, और किसी की मजबूरियाँ थी तो वो फेल हो गए। कुछ भी वजह हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा खेलो इंडिया, फिट इंडिया, टारगेट ओलंपिक, पोडियम स्कीम, टॉप्स, इस तरीके की स्कीम्स बहुत चलाई हुई है, जो कि वाकई में बहुत वेलकमिंग कदम है। पर सवाल यह है कि जो लोग फेल हो रहे हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हो। ठीक है। दूसरी मुद्दा आ जाता है कि जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम की बात करें, जहां पर एक बच्चा 100 में से 100 स्कोर कर लेता है तो उसको स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो टीचर्स हैं वो बहुत प्रमोट करते हैं, और जो बच्चा अगर नहीं परफॉर्म कर पा रहा है उस इंडिविजुअल को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। तो भाई एक चीज़ बताओ, क्या इस पूरी दुनिया को वो 5% लोग ही चला रहे हैं क्या? जो लोग सक्सेसफुल हो गए, 95% फेल हो गए, वो क्या एकदम बर्बाद हो गए? जबकि आप देखो कि स्पोर्ट्स में अगर 100 जने जा रहे हैं तो उन लोगों में एक बड़ी अच्छी चीज़ आती है, दैट इज टीम वर्क, कि कैसे हार्ड वर्क किया जाता है, कैसे टीम वर्क किया जाता है, कैसे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। बोले ये चीज़ें तो इन 95 इंडिविजुअल्स ने भी सीखी है। अब ये 95 इंडिविजुअल्स जाकर के किसी दूसरे फील्ड में अपने करियर को एक्सप्लोर करें तो वहां पर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए।
राइटर बोल रहे हैं कि मैं खुद 35 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो मेरा खुद का सोचने का नजरिया अप एंड डाउन हुआ है, और उसमें मैं खुद सोचता हूं कि मैंने क्या सोचा पहले कि भाई जो लोग जो मेडल लेकर के आते हैं वो लोग ही क्वालिटी वाले हैं, बाकी नहीं है। तो मैं आज डाउट करता हूं कि मैं क्या सोचता था। ठीक है, तो ऐसे में जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम में हमने रैंक सिस्टम डिक्लेयर कर रखा है, रैंक में जो टॉपर्स हैं उनको तो हमने बहुत आगे मान लिया, और जो लोग नहीं कर पाए उन लोगों को आपने डिस्कार्ड कर दिया। तो बोले ये चीज होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी हर कहीं पे हर किसी की होनी चाहिए। नहीं तो हम इसी तरीके से हमारे 95% ह्यूमन रिसोर्स को अगर इग्नोर करते चले गए तो फिर बाद में इसका नुकसान हमारे पूरे देश को ही उठाना पड़ेगा, किसी दूसरे को नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ऐसे में यही मेन चीज, इसी पर ये थीम पे बेस्ड पूरा का पूरा आर्टिकल है, और यही चीज आप यूपीएससी में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपने अप्लाई किया क्वेश्चन, मतलब सीधी सी बात, आप भी कितने जने एग्जाम देते हैं, फिर प्रीलिम्स निकलना, फिर आते हैं मेंस में आउट, फिर बाद में इंटरव्यू में आउट, और फिर अल्टीमेटली जो सीट्स होती है 700 होती है, कभी 800, कभी 850, ऐसे वेरिएशन आता रहता है। तो लाखों लोगों में से 800 850 लोग निकल रहे हैं। अब लाखों में चलो, लाखों के लाखों तो सीरियस नहीं है, पर फिर भी कुछ हजार लोग, 50 60 70 हजार लोग तो बहुत सीरियस होते हैं। अब उनमें से केवल 800 लोगों को, 700 लोगों को ले रहे हो, तो बचे लोग तो आउट हो गए ना। तो क्या उनको फेलियर की तरह रिकॉग्नाइज करोगे आप? उनके पास भी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, उनको भी उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस को अगर यूटिलाइज किया जाए तो सोसाइटी को कितना बेनिफिट हो सकता है, ये आप समझ सकते हो। ठीक है ना। तो यही चीज यहां पे बताई जा रही है कि बोला 95% को आप इग्नोर मत करो, नहीं तो नुकसान हमारा ही है लॉन्ग टर्म में। ठीक है ना। तो देखो, इस डिस्कशन में जो भी कंटेंट है वो हमने देखा, क्योंकि सीधी सी बात है, आज अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, जितने भी है, मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं वीडियो डालता हूं तो 2000 से ज़्यादा बच्चे अगर एक वीडियो को देख रहे हैं, मेरे एक वीडियो को, ठीक है, तो उस केस में सीधी सी बात आती है कि 2000 में से अगर 800 भी सेलेक्ट होते हो, मान लो अपने में से ही सेलेक्ट हो गए सारे 800, तो बचे हुए 1200 बच्चे क्या करेंगे? क्या उनको लात मार के बाहर निकालोगे? नहीं ना। वो लोग फिर अपनी इन एक्सपीरियंसेस को आगे अपने करियर में अप्लाई करेंगे और उनको सक्सेस भी मिलती है। ये ऐसा है, डाउट नहीं है इस केस में। ठीक है ना। तो कभी भी फेलियर को फेलियर की तरह नहीं मानना चाहिए। ठीक है ना। बस सोसाइटी में जो रिकॉग्निशन है उसके लिए थोड़ा हमें फाइट करना पड़ता है, और दूसरी तरफ रिकॉग्निशन मिले इसके लिए हमें खुद को भी एक फोर्स का काम करने की जरूरत है कि हम किसी भी फेलियर को फेलियर ना माने, कि भाई इनका भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल है, इनके पास में भी एक्सपीरियंस है, इनको भी बहुत कुछ आता है कि नहीं। तो चलिए, इस डिस्कशन में जो भी कंटेंट था वो हमने डिटेल में देख लिया है। थैंक यू वेरी मच।